हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपना जीवन यापन अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने आया हूँ इस वीडियो में अपने इंडियन पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी जो मेरा प्लेलिस्ट है उसी में मैं जितनी तक जानकारी मैंने आप लोगों को दी थी उससे आगे जानकारी को बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों, याद करें कि पिछली वीडियो में हमने जिक्र किया था द्वैध शासन, जो बंगाल में द्वैध शासन लागू हो गया था और वो किस तरीके से हुआ था। थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड में जाऊंगा, जिसे आप हल्का फुल्का रिवीजन भी कह सकते हैं। लेकिन उससे पहले मेरी फिर से आप लोगों से ये रिक्वेस्ट कि आप लोग अपनी नोटबुक, अपना पेन ले लें और जो भी कोई आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट दिखे और कुछ स्ट्राइकिंग पॉइंट कुछ इम्पोर्टेंट दिखे उसे आप नोट डाउन करें। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों को बता दिया था कि बक्सर का युद्ध जो है वो 1764 में हुआ था। तो एक आसान सी मैं ट्रिक बताता हूँ आप लोगों को। प्लासी का युद्ध जो हुआ वो 23 जून 1757 को हुआ और वो प्लासी जैसे स्थान पर भगीरथ नदी के तट पर जो पश्चिम बंगाल में हुआ करता था वहाँ पर हुआ। और जो बक्सर का मैदान है वो बिहार में है। उस बक्सर के मैदान में ये बक्सर की लड़ाई हुई, युद्ध हुआ। तो इस दोनों युद्धों के बीच का जो ड्यूरेशन है वो आप देखें तो कितना है, 7 ईयर्स का, मतलब 7 वर्षों का अंतराल है इन दोनों युद्धों के बीच में। तो आप ये याद रख लें कि पहले हुआ प्लासी का युद्ध, और उस प्लासी का युद्ध क्यों हुआ उसका मैंने रीज़न आपको इससे पिछली वीडियो में बताया था कि जो उस टाइम में नवाब थे, बंगाल के नवाब थे, उनका नाम था सिराजू दौला। तो उन सिराजू दौला ने क्या करा था कि 146 अंग्रेज़ों को, 100 से ऊपर अंग्रेज़ों को एक कमरे में बंद कर दिया, जिसे कि ब्लैक होल की घटना या काल कोठरी की घटना कही जाती है। जिससे कि 3 दिनों के बाद, कुछ समय के बाद जब उस कमरे को खोला गया तो पाया गया कि 123 उसमें से अंग्रेज़ जो हैं वो मर चुके हैं। तो इस घटना से, इस इवेंट से अंग्रेज़ों में जो है वो एक बहुत ज़्यादा क्रोध था और इस क्रोध को लेकर उन्होंने जो है अन्य प्रेसिडेंसी से अपनी सेना बुलाकर और युद्ध की घोषणा कर दी। और ये युद्ध हुआ और इस युद्ध में जो है वो बंगाल का नवाब जो सिराजू दौला था वो मारा गया और फिर उस तरीके से मीर जाफ़र बना नवाब। फिर उसके बाद जो है वो मीर कासिम बना। मीर कासिम ने क्या चेंजेस किए उसके बाद, बस मैं फाइनली लास्ट इस पॉइंट पे आता हूँ कि जो बक्सर का युद्ध है जो 1764 में 1764 में हुआ, उस युद्ध के होने के बाद पूरा का पूरा बंगाल का जो शासन है वो पूरी की पूरी बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पूरी होल्ड बना ली। मतलब अपना पूरा का पूरा वो सारा शासन वो अपनी मुट्ठी में ले लिया। तो याद करें, मैंने एक वीडियो में बताया था कि जो प्लासी का युद्ध था वो एक निर्णायक युद्ध था। तो उसको निर्णायक युद्ध कहने का मेरा सेंस ये यहाँ पर ये है कि अंग्रेजी शासन की जो नींव पड़ी वो पड़ी दोस्तों प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की जीत से। मतलब अंग्रेजों का मतलब लॉर्ड क्लाइव की जीत से जो अंग्रेज शासन की नींव है वो पड़ गई भारत में, बंगाल में। लेकिन जो ये अंग्रेजों का शासन है, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन है, उसको मजबूती कैसे मिली? तो उसको मजबूती मिली बक्सर के युद्ध के बाद। मतलब बक्सर के युद्ध में जब जीत गए अंग्रेज, हेक्टर मुनरो जो उस टाइम में थे ब्रिटिश सेनापति आप कह सकते हैं, तो उस ब्रिटिश सेनापति जो है वो, उनको पूरी जीत मिली और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि पूरे के पूरे बंगाल पर अपना शासन कायम कर दिया और काफ़ी अच्छे तरीके से वहाँ की सारी चीज़ों को अपनी मुट्ठी में ले लिया। अब इससे आगे हम अपनी जर्नी को थोड़ा सा बढ़ाते हैं, मतलब इस संवैधानिक विकास जैसे सेक्शन को और थोड़ा सा इलेबोरेट करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, फिर मैंने उसको बताया कि आप याद रखें इलाहाबाद की संधि, और इलाहाबाद की संधि 1765। तो आप सीरियली इसको याद रख लें कि 23 जून 1757 में प्लासी का युद्ध,
और जो एक निर्णायक युद्ध था, और उसी युद्ध के बाद जो है वो बंगाल में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी। और जो बक्सर का युद्ध है वो 1764 में हुआ, और उस बक्सर के युद्ध से जो है पूरी की पूरी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, अंग्रेज़ों ने अपनी मजबूती बना ली भारत में, मतलब बंगाल में। उसके बाद एक इलाहाबाद की संधि हुई, जो कि इनके बीच में हुई। तो वो दिल्ली के शाह आलम जो नवाब थे, मतलब मुग़ल शाह आलम थे, उनके साथ, और हेक्टर मुनरो के साथ। तो इन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब अंग्रेज, और यहाँ के जो नवाब थे उनके साथ ही ये एक बैठकर एक मीटिंग हुई, और उस मीटिंग में ये क्या हुई, इलाहाबाद की संधि जिसको नाम दिया गया, और उसमें यह तय हुआ कि बंगाल में अब से द्वैध शासन होगा। मतलब जो दीवानी और टैक्स कलेक्शन का जो पूरा एरिया है वो आ गया अंग्रेज़ों के हाथ में, और जो न्याय व्यवस्था है वो चली गई नवाबों के हाथ में। तो इसमें क्या होता था दोस्तों कि जो टैक्स कलेक्शन था वो काफ़ी अच्छा होता था दोस्तों का, मतलब कर वसूली जो है, दीवानी मामले जो हैं उसमें काफ़ी अच्छी पकड़ अंग्रेज़ों ने बना ली। इसमें इन्होंने क्या करे कि बहुत अच्छे अच्छे टैक्स कलेक्शन के लिए कई लोगों को रखा, और उन्हें जो है काफ़ी प्रोत्साहित करते थे कि जो ज़्यादा टैक्स वसूल करके लाएगा, या ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स वसूलेगा, उसे मैं जो है गिफ्ट्स दूंगा, उसको जो है मैं कुछ को और जो है आगे बढ़ाऊंगा, मतलब थोड़ा सा एक लोभ देना। तो जैसे आजकल की प्राइवेट सेक्टर कंपनीज़ में भी हमें टारगेट्स दिए जाते हैं और इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, तो मतलब आप ऐसा कुछ समझ सकते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पर आपको समझना है कि अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तो एस्टैब्लिश कर चुकी है, कहाँ, बंगाल में। और उस बंगाल में कंपनी इस्टेब्लिश करने के बाद एक क्या मन में आता है क्वेश्चन, तो मन में क्वेश्चन ये आता है कि कंपनी को चलाना कैसे है, या जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पूरी की पूरी जो है वो नींव पड़ गई है और उसकी जड़ एकदम बिल्कुल जम गई है, तो उसको चलाने के लिए क्या चाहिए, व्यवस्थित तरीके से उसको कंट्रोल करने के लिए क्या चाहिए, नियम चाहिए, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस चाहिए, जिससे कि वो जो कंपनी है, जो वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो सुचारू रूप से अपना काम कर सके, सारी चीज़ें सही तरीके से चले। तो इसके लिए क्या होता था, इंग्लैंड से अधिनियम आते थे। तो दोस्तों वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि जो सबसे पहला अधिनियम इंग्लैंड से आया वो कौन सा आया, तो वो आया रेगुलेटिंग एक्ट, जिसको मैंने थोड़ा सा इस पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। तो एक सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, कि रेगुलेटिंग एक्ट कब आया। तो रेगुलेटिंग एक्ट आया कब, तो 1773, मतलब हिंदी माध्यम 1773, मतलब 1773 में ये रेगुलेटिंग एक्ट आया, मतलब ये एक अधिनियम आया इंग्लैंड से। और मैं दोस्तों आप लोगों को बता चुका हूँ कि हमारे भारतीय संविधान को बनने में जो ये इंग्लैंड से अधिनियम आए, जैसे कि ये रेगुलेटिंग एक्ट, उसके बाद जो है पिट्स इंडिया एक्ट, सेटलमेंट एक्ट, हाँ, तो जितने भी एक्ट्स आए इन्होंने एक सीढ़ी का काम किया। मतलब यूं ही हमारा भारतीय संविधान नहीं बन गया, इन इन एक्टों ने क्या किया, एक रास्ता दिया, एक ट्रैक दिया, जिससे कि हम अपने संविधान को बना सके। और उसमें हमने कई देशों, मतलब 60 देशों के संविधान से कुछ ना कुछ लिया, जिससे कि फिर संगठित करके हमने अपने संविधान को बनाया। तो वही हमारी पूरी जर्नी है, वही हमारा पूरा गोल है। तो अब आप इस बात को समझ जाएं कि हमारे भारतीय संविधान को बनने में इन इंग्लैंड के अधिनियमों का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, क्या मेन लीडिंग रोल रहा है। तो दोस्तों, तो हम चर्चा कर रहे हैं किसकी, रेगुलेटिंग एक्ट की। तो दोस्तों अब मैं थोड़ा सा मैप वर्क के अकॉर्डिंग आप लोगों को बता दूं। जिस तरीके से एक भारत का नक्शा है, एक भारत का मैप है, तो उसमें आप जो है 3 प्लेसेस को आइडेंटिफाई करें। एक फर्स्ट प्लेस हो गया आपका बंगाल, पश्चिम बंगाल। उस पश्चिम बंगाल में क्या था, ब्रिटिशर्स की क्या थी, बंगाल प्रेसिडेंसी। आई होप आप लोग याद आ गया होगा आप लोगों को। उसके बाद आप मुंबई को देखें, तो मुंबई जो था वो क्या था, हो गया मुंबई प्रेसिडेंसी। उसके बाद आप जिसको अभी चेन्नई कह रहे हैं इन दिनों, मतलब आप उसको मानिए मद्रास। तो एक जगह आप मैप में देख लें, मद्रास। तो ये तीनों क्या थे, एक प्लेसेस थे, और इस तीनों पर क्या थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रेसिडेंसीज थी। और उसमें दोस्तों मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं कि जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी वहाँ से सबसे ज़्यादा टैक्स कलेक्शन होता था। मीन्स ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा कमाई
जो है वो वेस्ट बंगाल दे रहा था, और ऑब्वियसली देगा क्योंकि मैं पिछली वीडियोस में आप लोगों को बता चुका हूँ कि वेस्ट बंगाल में रिसोर्स बहुत ज़्यादा थे, खदानें बहुत ज़्यादा थी, यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ थी, यहाँ पर सोने चांदी हर चीज़ों के खान थे। हाँ, तो बहुत ज़्यादा यहाँ से रेवेन्यू कलेक्शन बहुत ज़्यादा होता था। तो अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लग रहा था कि यही मेन हमारा हब है, यहाँ से बहुत ज़्यादा रेवेन्यू हमारा जनरेट हो रहा है। तो जो रेगुलेटिंग एक्ट भेजा गया उसमें क्या क्या प्रावधान थे, अब हम इसकी चर्चा करेंगे। तो प्रावधान नंबर 1 कि कंपनी के कार्यों को नियंत्रित और नियंत्रित मीन्स कंट्रोलिंग, और नियमित मतलब उसे नियमित करना, रेगुलराइज करना कि क्या होगा, कैसे कैसे होगा, सीक्वेंस में, चेन में करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा कुछ कदम उठाए गए। तो वो कदम रेगुलेटिंग एक्ट की तहत ही उठाए गए। तो पहला उद्देश्य, तो इस रेगुलेटिंग एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या था, उद्देश्य क्या था? तो इसका ऑब्जेक्टिव था कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करना। मतलब जो कंपनी इस्टेब्लिश की गई है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका जो काम है वो किस तरीके से चलेगा उसको कंट्रोल करना, नियंत्रित करना। तो ये इसका उद्देश्य था रेगुलेटिंग एक्ट का, क्योंकि ये वर्ड से ही क्लियर है दोस्तों, रेगुलेटिंग मतलब आप कहते हैं ना हमारी डेली लाइफ में कि काम कैसे रेगुलेट करना है, कैसा आपका काम रेगुलेट हो रहा है नहीं हो रहा है, मतलब कैसे चल रहा है एग्जैक्टली। तो उसी तरीके से तो क्या था, कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करना कि ये एक्ट अधिनियम आया, इस अधिनियम को फॉलो करना है और इस तरीके से जो है कंपनी का सब कुछ चलेगा। तो प्रमुख प्रावधान क्या क्या थे? तो इस एक्ट के तहत सबसे पहला था, पहली बार कंपनी के कार्यों को प्रशासनिक व राजनीतिक मान्यता मिली। मतलब जो उस टाइम में कंपनी का काम हो रहा था उसको प्रशासनिक व राजनीतिक मान्यता मिली। प्रशासनिक वर्ड से आप समझ जाएं एडमिनिस्ट्रेशन, और राजनीतिक मतलब आप समझ जाएं पॉलिटिकल। ठीक है। उसके बाद जो उस टाइम में बंगाल प्रेसिडेंसी थी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का हब था, और मैंने आपको लोगों को बताया भी कि बंगाल से सबसे ज़्यादा टैक्स कलेक्शन होता था, सबसे ज़्यादा कर वसूली होती थी। तो जो बंगाल का गवर्नर था उसको क्या किया गया, जनरल की जो है वो उपाधि उसे दे दी गई। तो बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। तो बंगाल के गवर्नर को क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल। पहले सिर्फ और सिर्फ क्या था, गवर्नर, लेकिन अब क्या हो गया, गवर्नर जनरल। मतलब भाई जो अच्छा करके दे रहा है, जो सबसे ज़्यादा टैक्स ला रहा है, सबसे ज़्यादा कर वसूली कर रहा है, एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मजबूती दे रहा है, बहुत ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करके ला रहा है, तो उसको क्या किया गया, एक उपाधि दे दी गई। उसको उपाधि दे दी गई किसकी, गवर्नर जनरल की। लेकिन वो मद्रास प्रेसिडेंसी को और मुंबई प्रेसिडेंसी के गवर्नर को नहीं दी गई। मतलब अब हो गया कि कहीं ना कहीं पावर में अब बंगाल का जो गवर्नर था वो तो क्या, उसके पास अब थोड़ी सी ज़्यादा पावर आ गई। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों अभी तक आप लोगों को जो है वो पूरा समझ में आया होगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि और क्या हुआ इस एक्ट के थ्रू। तो सभी प्रेसिडेंसियां बंगाल के अधीन कर दी गई। ठीक है। मतलब मैं अब ये कहना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि जैसे पहले के टाइम में बंगाल प्रेसिडेंसी थी, मद्रास प्रेसिडेंसी थी, बम्बई प्रेसिडेंसी थी, तो सब क्या थे, अपना अपना फंक्शन, अपना अपना एरिया, सब कुछ अपने अकॉर्डिंग कर रहे थे। लेकिन अब रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी उसको ये पावर दे दी गई कि वो दो जो बची हुई प्रेसिडेंसी हैं, मद्रास और मुंबई, उन दोनों को हैंडल करेगा। मतलब मद्रास प्रेसिडेंसी और मुंबई प्रेसिडेंसी जो है वो अब बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन हो गई। मतलब वो उनको हैंडल करेगा, उसके कार्य, उसके हर चीज़ की देखरेख वो करेगा। मीन्स एक तरीके से इस दोनों प्रेसिडेंसी का पूरा कंट्रोलिंग किसके हाथ में आ गया, मुंबई, मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी का पूरा कंट्रोलिंग अब आ गया पश्चिम बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बता दूं दोस्तों आप लोगों को कि जो बंगाल का जो गवर्नर थे, तो उन्हें तो क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल। तो गवर्नर जनरल कौन बने सबसे पहले, तो वारेन हेस्टिंग। आप लोग याद रखें कि पहले तो होते थे जनरल,
सॉरी गवर्नर, लेकिन अब क्या हुआ, एक उपाधि दी गई गवर्नर जनरल। तो वो पहला बंगाल का गवर्नर जनरल कौन हुआ, तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल हुआ वारेन हेस्टिंग। आप लोग याद रखें नाम को, आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहला गवर्नर जनरल बंगाल का कौन हुआ, तो वारेन हेस्टिंग। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आप लोगों का ये क्लियर हो गया होगा। और उसके बाद एक प्रावधान कि जो अन्य प्रेसिडेंसी थी वो बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन हो गई। ठीक है दोस्तों, उसके बाद और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत और क्या हुआ, तो इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में 1774 में दोस्तों, जब भी कोई एक्ट आता है तो उसको फ्लो में आने में या उसका सही से पालन होने में 1 वर्ष का समय लग जाता है। तो ये आया एक्ट 1773 में, 1773 में, लेकिन इसी एक्ट के तहत 1774 में मीन्स 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। क्या हुई, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। तो मतलब मोस्ट स्ट्राइकिंग पॉइंट कि कलकत्ता में पश्चिम बंगाल में जो है वो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई, तो वो हुई 1774 में, 1774 में। और किस अधिनियम के तहत, किस एक्ट के तहत, तो वो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ठीक है दोस्तों, और इसका मुख्य न्यायाधीश जो मेन जज होते हैं वो बनाया गया किसको, एलिजो इम्पे को, एलिजा इम्पे को। किसको बनाया गया, एलिजा इम्पे। याद रखें आप कि सबसे पहले बंगाल में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई 1774 में की गई, और वो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई, और उसमें मुख्य न्यायाधीश जो नियुक्त किया गया वो एलिजो इम्पे को किया गया। एलिजा इम्पे, सॉरी दोस्तों, एलिजा इम्पे पहले मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए। कहाँ के, तो बंगाल में जो स्थापना हुई सुप्रीम कोर्ट की उसके। और 3 उसके जो थे वो अन्य जज थे, मतलब आप उसको सहायक जज भी कह सकते हैं, उनकी भी नियुक्ति हुई। तो वो कौन कौन थे, तो लिमेंस्टर, हाइड और चैम्बर्स। आप याद रखें 3 और नाम कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के अलावा 3 और जजों की भी नियुक्ति हुई। तो वो 3 अन्य जज जो थे वो थे लिमेंस्टर, हाइड और चैम्बर्स। ये 3 नाम आप लोगों को याद रखने हैं। अब मैं दोस्तों आप लोगों को बता रहा था इससे पिछली वीडियोस में भी कि जो उस समय में क्या होता था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तो अपना व्यापार कर ही रही थी, लेकिन उस समय में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी होते थे, जो व्यापार में पूरा संलग्न थे, लगे हुए थे, वो कुछ अपना निजी व्यापार भी करने लगते थे। निजी व्यापार की मतलब जैसे आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, वहाँ पर आप सैलरी ले रहे हैं, और उसके साथ साथ अपने अपना कुछ छोटा सा स्टार्टअप, एक छोटा सा अपना बिजनेस डाल दिया है, और उस बिज़नेस से आप कुछ ना कुछ रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन वो बिज़नेस जो है वो कुछ आपकी कंपनी से रिलेटेड ही है, कुछ वही काम आप अपने लेवल पर, छोटे इंडिविजुअल लेवल पर कर रहे हैं। तो इसी तरीके से उस टाइम में भी हुआ करता था कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी लोग थे वो अपना निजी व्यापार भी करते थे, और उसके लिए उन्हें क्या करते थे, वो लोगों को उपहार देते थे, उन्हें भी उपहार मिलते थे। तो इस अधिनियम के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों को निजी व्यापार करने और उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो मैं फिर से दोहराना चाहूँगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों को निजी व्यापार करने और उपहार लेने की जो है वो मनाही कर दी गई, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है दोस्तों, और जो उस समय का गवर्नर था, जो जिनको जनरल की उपाधि दे दी गई, उनके लिए एक दोस्तों क्या हुआ, एक संसदीय परिषद का गठन किया गया गवर्नर की सलाह हेतु। ठीक है दोस्तों, जैसे आप आगे जाके देखेंगे कि जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें भी जो इतनी बड़ी संख्या में लोग थे, संविधान सभा के मेंबर्स थे, उसमें हर तरह के मेंबर्स थे, हर का अपना अपना एक रोल था। कोई सजेशंस देते थे, कोई जो है ड्राफ्टिंग कमेटी करते थे, कोई तर्क वितर्क करते थे, मतलब सबका अपना अपना एक रोल, अपना अपना काम बटा हुआ था। तो उसी तरीके से गवर्नर की सलाह हेतु भी क्या हुआ, सदस्य परिषद का गठन हुआ। तो दोस्तों एक ये बहुत बड़ा चेन है, इस चेन को थोड़ा सा समझना ज़रूरी है, और ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है।
जिस इतने बड़े संविधान को, आपको पता होगा दोस्तों कि हमारा भारत का संविधान कितना बड़ा, कितना वृहत है, तो उस संविधान का निर्माण होने में इन चीज़ों का क्या इम्पैक्ट रहा है, ये छोटे छोटे जो अधिनियम आए इंग्लैंड से, उन अधिनियमों ने क्या मेन इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया हमारे संविधान को बनने में, क्या कनेक्शंस रहे हैं, किस तरह के कनेक्शंस हैं, वो सारी सूझबूझ दोस्तों धीरे धीरे आप लोगों की बढ़ेगी। और मेरा ये मानना है कि एक आने वाले समय में आप लोगों का इंटरेस्ट काफ़ी अच्छा डेवलप होगा इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इस संवैधानिक विकास मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट को एग्जैक्टली समझने में, इंटरलिंक करने में कि कैसे ये हमारे पास्ट से या कैसे इसमें जो है ये ईस्ट इंडिया कंपनी से रिलेटेड है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, और हमारे ईस्ट इंडिया मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या कंट्रीब्यूशन है हमारे इस हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। तो कंट्रीब्यूशन बहुत तरह के होते हैं दोस्तों, मैं बता चुका हूँ कई बार आपको कि हमने अपने संविधान को बनाने के लिए 60 देशों से कुछ ना कुछ लिया है, आयरलैंड से भी कुछ लिया है, अमेरिका से भी कुछ लिया है, रूस से भी कुछ लिया है, तो हर तरह के कंट्रीब्यूशन है। तो दोस्तों कोई बात नहीं, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। वादा है मेरा आप लोगों से कि इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी जैसे सब्जेक्ट में एक एक पहलू को, एक एक टॉपिक को हम हर चीज़ को क्लियर करेंगे। थोड़ा सा समय लगेगा उसमें, इसीलिए मैं आप लोगों से गुजारिश है मेरी कि धैर्य को बना के रखें। धीरे धीरे हम हर अपने एरिया को, हर सब्जेक्ट को, हर टॉपिक को क्लियर करेंगे जो हमारे यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों अभी मेरी इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी की अगली वीडियो आने तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ हो। अच्छे रहें, खुश रहें, डटे रहें, अपनी जो है विल पावर को काफ़ी मजबूत करें, और एक अच्छी लगन, अच्छी मेहनत और पॉजिटिव थॉट, पॉजिटिव सोच, बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो आपको अपने इस मार्ग में डटे रहने के लिए ज़रूरी हैं, उन्हें बना के रखें। और आने वाले टाइम में मैं कुछ मोटिवेशनल लेक्चर्स वगैरह भी आप लोगों के लिए लाऊंगा, और जहाँ तक होगा मैं काफ़ी गाइड करने की और बहुत चीज़ें देने की कोशिश करूँगा आप लोगों को, ये मेरा वादा था ही, और अभी भी मैं वादा कर रहा हूँ कि इस यूपीएससी सीएससी एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी रिसोर्स होते हैं वो मैं इस प्लेटफॉर्म पर आप लोगों के लिए अवेलेबल करूँगा, ये मेरा वादा रहा आप लोगों से। तो दोस्तों थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, और जय हिंद।